और बात उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग की कर रहे हैं। काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग सेंटर्स पर मतों की गिनती शुरू हो गई, यानी कि मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी जिला मुख्यालयों के साथ ही हल्द्वानी, ऋषिकेश, कोटद्वार और रुड़की जैसे बड़े शहरों में भी वोटों की गिनती हो रही है। आपको बता दें, 23 जनवरी को उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में तकरीबन 66% वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हुई है। 1 घंटे का वक्त हो चुका है लगभग, और इस 1 घंटे में काउंटिंग की रफ्तार ठीक ठीक दिख रही है। कई टेबल्स लगाए गए हैं सभी जगहों पर ताकि वोटों की गिनती जल्द से जल्द संपन्न हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, 1 घंटे का वक्त बीत गया है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी थी। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, मतगणना हो रही है, और कितने ज्यादा उत्साहित इस वक्त दिख रहे हैं स्थानीय लोग भी, क्योंकि मुद्दे स्थानीय होते हैं जब शहर की सरकार चुनी जाती है। लंबे इंतजार के बाद मतदान हुआ और अब नतीजे आएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग का काम था वो शुरू हो चुका था, लेकिन पहले आधे घंटे में जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग शुरू हुई, और अब करीब 8:45 बजे के आसपास से जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। चूंकि ये नगर निकायों का काउंटिंग है और ये इसमें पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है, इसीलिए एक लंबा समय परिणाम आने में लग सकता है। काउंटिंग में एक लंबा समय लग सकता है। खासकर देहरादून नगर निगम की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा नगर निगम है। 100 के आसपास वार्ड हैं और सबसे ज्यादा करीब 4,31,000 लोगों ने इसमें मतदान किया है। तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा फाइनल रिजल्ट के लिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक जो परिणाम है वो सामने आने शुरू होंगे। हालांकि दोपहर के बाद कुछ वार्डों के रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। अभी फिलहाल जो 3 टेबल हैं, यहाँ पर करीब 105 टेबल बनाई गई हैं, 7 पंडाल बनाए गए हैं, और प्रत्येक पंडाल में 15-15 टेबल रखी गई हैं ताकि एक व्यवस्थित ढंग से जो काउंटिंग की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी करीब 3 टेबल पर 3 पंडाल में जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एक ही बक्से में इस बार अलग अलग पोस्ट के लिए मत पत्र डाले गए, जिनकी गिनती होगी। इन्हें अलग अलग भी किया जाएगा और गिनती भी होगी। पहले होता था कि अलग अलग किया जाता था, रंगों के हिसाब से बंडल बनाए जाते थे, फिर काउंटिंग शुरू होती थी। अब बताया जा रहा है कि सेग्रीगेट करने का काम और काउंटिंग का काम एक साथ होगा। तो ये किस तरह से होगा? देखिए, मैंने कहा एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब मतदान हुआ था तो मतदान सेंटर पर एक बॉक्स रखा गया था जिसमें आप वार्ड सभासद के लिए भी और जो नगर निगम के अध्यक्ष हों या पालिका के अध्यक्ष हों उनके लिए भी एक ही बॉक्स में जो बैलेट पेपर हैं उनको डाला गया। अब शुरुआती दौर में इन बैलेट पेपर्स को अब बक्से को खोला जाएगा और बैलेट पेपर को अलग अलग किया जाएगा। वार्ड सभासद के जो बैलेट पेपर होंगे उनका अलग किया जाएगा, और जो अध्यक्षों के लिए होंगे, नगर निगम मेयर के लिए होंगे, उनको अलग किया जाएगा। और फिर इसकी 50-50 की गड्डियां बनाई जाएंगी। उसके बाद ये गड्डियां हर एक टेबल पर दे दी जाएंगी जहां इनकी काउंटिंग होगी। तो एक लंबा प्रोसेस है इसमें। अभी अलग अलग इनको सेग्रीगेट किया गया, अब इनकी गड्डी बनाने का काम अभी शुरू हुआ है। तो उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। करीब 100 वार्ड हैं, तो आप लगा सकते हैं कि एक लंबा समय इस काउंटिंग में लगने वाला है। जी, सुनील बने रहे हमारे साथ। दीपांकर भट्ट भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। दीपांकर, ये बताएं कि तैयारी चल रही है, जैसा कि सुनील ने बताया कि 100 से ज्यादा टेबल लगाए गए हैं। अलग अलग कैंप बना करके 15-15 टेबल एक कैंप में लगाए गए हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो और वोटों की गिनती बहुत ही सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा और क्या इंतजाम किए गए हैं? लोगों के बीच, स्थानीय लोगों के बीच किस तरह का कौतूहल है मतदान और उसके बाद अब गिनती को लेकर? बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील ने जिस तरह काउंटिंग सेंटर पर बताया कि देहरादून का जो काउंटिंग सेंटर इस बार चेंज किया गया है और रेंजर्स ग्राउंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होना है। और जहां तक जनता की बात है, पब्लिक भी जानना चाहेगी कि उनका नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, नगर निगम में इस बार मेयर कौन होगा। बीजेपी ने 11 के 11 नए चेहरे दिए हैं, कांग्रेस ने भी संगठन के नए लोगों को यहां पर मौका दिया है। तो दोनों पार्टी, और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए ये टेंशन है ये चुनाव, तो दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए, बीजेपी के महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के करण महारा, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त देहरादून में हैं। दोनों की नजरें चैनल पर हैं, न्यूज 18 ही देख रहे होंगे, और दोनों को उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, क्योंकि काउंटिंग शुरू हुई, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं फटाफट। सर, काउंटिंग शुरू हो गई है और क्योंकि दोनों प्रदेश अध्यक्ष, आपके लिए उम्मीद?
देखिए हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपार जन समर्थन मिलने वाला है। और जैसे परिणाम है, अभी जैसे मेरे पास जानकारी आई है, कुछ वार्डों में हमने बढ़त बना दी है, तो मैं कह सकता हूं कि देहरादून तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हमारा नगर निगम बनने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 11-11 नगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कि 100 में से कितने, 100 टोटल निकाय, 100 में से कितने बीजेपी मान? 70-80% से ऊपर मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम पिछली बार भी रहे, इस बार उससे पिछली बार जहाँ 60% पालिकाओं में हम आगे थे, इस बार उसको हम 80% तक ले जाएंगे। बीजेपी ऑफिस में किस वक्त प्रोग्राम होगा? देखिए, मतलब एक एक करके कि परिणाम जैसे आना प्रारंभ होगा, सायंकाल से हमने सब कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुलाया है और बड़े उत्साह के साथ गुलाल भी खिलाया जाएगा, दीपावली होली दोनों मनाई जाएगी। आपके भी एग्जाम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक परफॉर्मेंस। ठीक है, जनादेश जब पॉजिटिव होता है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते हमको भी खुशी होती है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर उसका दौरा किया, मैं भी अनेकों पालिकाओं में मेरा जाना हुआ, हमारे प्रत्येक मंत्री, विधायक ने, सांसद ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी का सबका प्रयास रहा है और उसके परिणाम हमारे सामने सार्थक सिद्ध होंगे। 27 के लिए भी आपको एक पिक्चर दिखाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस कहीं बचेगी नहीं जो इस प्रकार का परिणाम आएगा। और हर चुनाव में कांग्रेस कमजोर होती गई है, इस चुनाव 2027 के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा सार्थक सिद्ध होने वाला है। मेनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इसके बाद हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से भी बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है। तो कुल मिला के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आपने सुना, उनका कहना है कि इंतजार है परिणामों का और जैसे जैसे परिणाम आएंगे आज शाम बीजेपी ऑफिस में पूरा जश्न होगा। होली क्योंकि बहुत नजदीक है और होली का जश्न अभी से मनाया जाएगा, होली का गुलाल अभी से उड़ाया जाएगा और 2027 के लिए महेंद्र भट्ट ये मान के चलते हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस बीजेपी की रहेगी 100 निकायों में, वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आगे सस्टेन करेगी और 2027 में बीजेपी फिर से वापस आएगी, जैसे 2014 से जो ट्रेंड चला आ रहा है मेनका। बिल्कुल, तो 2027 की रूपरेखा आज ही देखने को मिल जाएगी, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। और पूरी तरह से वो दावे कर रहे हैं कि यहां पर एक बार फिर जश्न का माहौल होगा, शाम तक जश्न की तस्वीर दिखने भी लगेगी। धन्यवाद आप दोनों का ही इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सुनील नौप्रभात, दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से मौजूद थे और उन्होंने बताया कि क्या तैयारी की गई है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में एक तरफ साधु संत, मंदिर, मठ और संगम की चर्चा है, तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड को देखने वालों की भी भीड़ लग गई है। जी हां, बुंदेलखंड कैसा दिखता है वो महाकुंभ में भी दिख रहा है। बुंदेलखंड की तस्वीर यहां पर रेप्लिका आप कह सकते हैं कि पूरे जिले की रेप्लिका बनाई गई है और इस रेप्लिका को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव के तहत 2015 के पहले वाले बुंदेलखंड को दिखाया जा रहा है कि पहले किस तरह से पानी को लेकर किल्लत हुआ करती थी, लेकिन अब जब बुंदेलखंड में भूमिगत जल को बढ़ाने की दिशा में जल संचयन का काम शुरू किया गया, वहां पर व्यवस्थित तरीके से काम शुरू किया गया, तो बुंदेलखंड की तस्वीर कैसी हो गई है। विकास की रफ्तार में बुंदेलखंड कहीं पीछे रह गया था और 2015 से पहले का बुंदेलखंड मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाऊंगा, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। जो लोग बुंदेलखंड नहीं गए हैं और बुंदेलखंड की क्या कंडीशन थी, वहां पर किस तरीके के मकान बने हुए थे, वहां की तस्वीरें क्या थी, ये है बुंदेलखंड 2015 से पहले। ये देखिए कि इसी तरीके से कच्चे मकान हुआ करते थे, लकड़ी के किवाड़ और बिल्कुल देसी किवाड़, ये आप देखिए कि इस तरीके के बनते थे और झरोखे, ये देखिए, ये इसको उत्तर प्रदेश में ताखा बोलते हैं और जिसमें ये दिया, जिसको यहाँ पे डबरी बोला जाता है, और क्योंकि उसमें लाइट नहीं हुआ करती थी, रोशनी के लिए इसी डबरी का इस्तेमाल किया जाता था और इसी में रोशनी में बच्चे पढ़ाई करते थे। ये देखिए यहाँ पर ताखा, ये लालटेन यहाँ पर और छप्पर भी है, तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि। और 2015 के बुंदेलखंड की ये तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बुंदेलखंड को देखने के लिए जो लोग वहां पर नहीं गए हैं उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब बुंदेलखंड की तस्वीर पहले और अब में काफी कुछ बदल गया है। क्या नाम हुआ आपका? मीना सिंह। मीना जी, तो बुंदेलखंड गई है कभी? जी मैं बुंदेलखंड से ही हूँ। अरे तो बुंदेलखंड से हैं?
तो क्या ऐसे ही बुंदेलखंड था? जी बिल्कुल, पहले अब तो थोड़ी चीजें बदल गई हैं, लेकिन नहीं, पहले 2015 से पहले। हाँ यस बिल्कुल, हमारे गांव में आज तक अभी भी ये होता है, ऐसे कंडी लगाई जाती है हाँ, ये तो दीवारों बहुत पे। गांव में होता है, लेकिन और ऐसे पानी- छप्पर और लालटेन डबरी ये सब हाँ ये सेम ऐसे ही था सब कुछ। और इनफैक्ट कुएं भी ऐसी महिलाएं जाती हैं, पानी भरती हैं कुएं से। हाँ। और अभी भी पानी की वहाँ समस्या है, कभी कभी गर्मियों में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि गांव में टैंकर आता है। महाकुंभ में पूरे भारत की झलक दिख रही है। संगम की रेती पर देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं, जो अपनी अनूठी साधना और अलग अलग अंदाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। और ऐसे ही एक नागा सन्यासी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक से महाकुंभ पहुंचे, जो वैदिक ज्योतिष के जरिए लोगों की निःशुल्क कुंडली तैयार कर रहे हैं। ये आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी हैं स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, जो वैदिक ज्योतिष के जरिए ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर कुंडली तैयार करते हैं। संगम की रेती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं, जो अलग अलग अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आनंद अखाड़े के एक नागा सन्यासी हैं स्वामी शिव ज्ञानानंद सरस्वती महाराज, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक से यहाँ पर आए हैं। इनका एक अनूठा अनुष्ठान है, ये वैदिक ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए एक यात्रा पर निकले हुए हैं। यहाँ पर जो युवा हैं उनके भविष्य को लेकर उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको यहाँ पर ये वैदिक ज्योतिष के जरिए उनकी कुंडली निकाल कर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ 1.25 करोड़ यहाँ पर जो है वो रुद्राक्ष लोगों में वितरित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोगों के उनके पास एक स्फटिक का शिवलिंग है जो नेपाल से लाए हैं और रुद्राष्टक यहाँ पर अनुष्ठान भी कर रहे हैं। आखिर क्या कामना यहाँ पर की जा रही है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे और तमाम वो जो युवा हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरु जी से बात कर लेते हैं। गुरु जी ये बताइए कि क्या संकल्प है, और मैं आपके बैनर पे देख रहा हूँ हिंदू राष्ट्र की अखंडता के लिए भी आप जो है एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या है ये पूरा? ओम नमो नारायण। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम रत्न रूपी बालक बालिकाओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं और उनके परिवारजनों से विनती करते हैं उनके परीक्षण के उपरांत कि इन्हें गुरुकुल में निस्वार्थ और निःशुल्क वैदिक शिक्षा पद्धति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजें। और इसके लिए हमने संकल्प लिया है अखंड भारत की पदयात्रा करेंगे। हर गांव में हम वैदिक ज्योतिष का निस्वार्थ निःशुल्क शिविर लगाएंगे। हर गांव में भंडारा और हवन कथा का कार्यक्रम भी रहेगा, धार्मिक भजनों का कार्यक्रम भी रहेगा। इससे राष्ट्र में सनातन के महाविज्ञान, वैदिक ज्योतिष के महाविज्ञान से लोगों को अवगत कराकर अपनी जीवन पद्धति को सरल, सुगम और अपने जीवन के लक्ष्यों को बड़ी ही आसानी से वो वैदिक पद्धति से के थोड़े से प्रयोगों को अपना के अपने जीवन में लाके अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं। महाराज जी, तो देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। यहाँ इन श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने के खास इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से खाने पीने के पंडाल लगवाए गए हैं और यहाँ पर एक ही छत के नीचे पूरे देश का स्वाद आप पा सकेंगे। तो अलग अलग राज्यों की जो खासियत है भोजन को लेकर, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में एक ऐसा जोन है, एक ऐसा इलाका है जहां पर पूरे देश का जायका एक साथ में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्टॉल आप पंजाबी ढाबा की, जिसमें अमृतसरी कुलचा से मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोला नान, स्पेशल थाली, ये तमाम चीजें इस स्टॉल पर मिलेगी। इसके पास में अपना बिहार का लिट्टी चोखा है, तो शुद्ध देशी घी का यहाँ पर लिट्टी चोखा तैयार किया जा रहा है। तीसरा जो स्टॉल है वो साउथ इंडिया का जो फूड है वो यहाँ पर आपको इस स्टॉल पर मिलेगा। तो इस जगह पर भी देखिए भीड़ है। और चौथा स्टॉल आप देखें कि दिल्ली चाट, तो यहाँ पर जो चटपटा खाना चाहते हैं, चाट और इसके अलावा भल्ले, पापड़ी और कुलचे, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि पानी पूरी भी है। ये तमाम चीजें दिल्ली वाले स्टॉल पर आपको मिलेंगे खाने के लिए। तो देश के अलग अलग राज्यों में
जो वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन है, फूड है, वो एक जगह पर जो संस्कृति मंत्रालय का ये पंडाल है, पूरा जो स्टॉल है, उस जगह पर आपको पूरे इंडिया के पूरे भारत का आपको स्वाद मिलेगा। और महाराष्ट्रियन फूड है यहाँ पर। और तीसरी तरफ ये देखिए राजस्थानी फूड यहाँ पर मिलेगा, जिसमें तमाम व्यंजन तैयार हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ है ये भी मैं पूछता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये सर मूंग दाल हलवा है, देसी घी का मूंग दाल हलवा। तो शुद्ध तरीके से, शुद्धता का ध्यान। हाँ बढ़िया होगा, शुद्ध बनाया है, बढ़िया। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में अभी तक तकरीबन 11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ और उस दिन पौष पूर्णिमा को ही 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने स्नान किया था। वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, साधु संत कल्पवास कर रहे हैं। महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन भी हो रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे विश्व हिंदू परिषद के कैंप में यह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इस संत सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज प्रयागराज पहुंचेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सीएम योगी बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। संत सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। सम्मेलन में काशी मथुरा की पूर्ण मुक्ति, वक्फ बोर्ड पर अंकुश, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने और मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। दुनिया भर के रंग महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में ब्राजील से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं और बस में जब इन श्रद्धालुओं को देखा गया तो देखिए इनका उत्साह। राधे राधे गाते हुए, नृत्य करते ये सभी ब्राजील से आए श्रद्धालु हैं, जो कि महाकुंभ में स्नान करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं।